नमस्कार, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियोस मिलेंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वो यूपी टेट, सी टेट प्राइमरी जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी जूनियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इन चारों ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर कम से कम 3 से 4 नंबर के सवाल आपको मिलेंगे। और ये और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पीजीटी शिक्षा शास्त्र है, उसमें भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों को काफ़ी टिपिकल लगता है ये टॉपिक, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपको पढ़ते पढ़ते ही ये पूरा टॉपिक एकदम समझ में आ जाए। और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से संबंधित कोई भी सवाल आपके सामने रखा जाता है तो आप फटाक से उसका उत्तर दे दें। तो बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम शुरू करेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे पूछे ही जाते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखना है और देख करके इसको समझना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए शुरू करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया था। हम सभी जानते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड के एक जीव विज्ञानी हैं और जीव विज्ञान पर जो ये शोध अपनी कर रहे थे, वो शोध के ड्यूरेशन में ही इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा और मानव विकास के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिससे इनका नाम एक जीव विज्ञानी के कंपैरिजन में मनोविज्ञान के एक ज्ञाता के रूप में ज़्यादा लिया जाता है। और कोई भी छात्र जो शिक्षा शास्त्र का है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्किप नहीं कर सकता। उसे ये समझ में आना चाहिए। मानव विकास के संदर्भ में जो सामान्य सिद्धांत है उसकी चर्चा मैं इससे पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ कर चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप संज्ञानात्मक विकास को समझना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें जो हमने अभिवृद्धि और विकास का बनाया है। तो ये पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब तक हमने जो चर्चा की है वो ये कि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले एक जीव विज्ञानी थे और अपने विज्ञान पर, जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययनों के ड्यूरेशन में ही इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक विकास का सिद्धांत दिया जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। पियाजे ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। बहुत फेमस किताब है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछी गई है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है और याद रखना है आपको कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका भी सवाल पूछा गया है। इसी तरीके से पूछा जाता है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किताब का लेखक कौन है, तो इसके लेखक जीन पियाजे हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सवाल भी इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो जीन पियाजे, यहाँ मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। अब अगर हम देखें कि अपने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय, या हम कहें कि मानव विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय पियाजे साहब ने बताया कि मानव विकास के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है जैविकीय परिपक्वता, दूसरा है मौलिक पर्यावरण के साथ उसका अनुभव और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण के साथ उसका अनुभव। जैविकीय परिपक्वता की चर्चा जब हम पहले अभिवृद्धि और विकास वाला पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों के साथ किया था कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है यानी गर्भावस्था में, अपने गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वता तक ये जो जैविकीय विकास की प्रक्रिया है ये चलती रहती है और इस ड्यूरेशन में वो अपने परिवार के संपर्क में आता है सबसे पहले। तो वो जो परिवार के साथ उसका संपर्क है वो उसका मौलिक पर्यावरण कहलाता है। इसके अतिरिक्त अपने विकास के क्रम में वो सामाजिक पर्यावरण में, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत अपने आस पड़ोस, विद्यालय, समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है। तो ये कुल मिलाकर के जब हम उसके विकास की बात करेंगे तो हम जैविकीय परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ उसके अनुभवों की चर्चा भी करेंगे। पियाजे साहब ने जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि मानव का जो विकास है
वो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि वो इन तीनों पक्षों के साथ कैसे अपना समन्वय स्थापित करता है, यानी अपनी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को हासिल करते हुए अपने परिवार और समाज के साथ उसका समन्वय किस तरह से स्थापित होता है, इस पर उसका विकास बहुत अधिक निर्भर करता है। और ऐसा करने के लिए वो एक तरीके का निर्माण करता है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है, और इसी प्रोसेस को या इस तरीके को उन्होंने स्कीमा नाम दिया है। पियाजे जिसे स्कीमा कह रहे हैं, ये वास्तव में एक एक्यूमुलेशन की प्रोसेस है, जिसे हम संतुलनीकरण कहते हैं हिंदी में। संतुलनीकरण की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला होता है आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब है कि व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। हमेशा जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब से बालक जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक वो परिपक्वता हासिल करता है, हम देखते हैं वो रोजाना एक नए अनुभव के साथ में या नवीन परिस्थितियों के साथ में डील करता है। तो ऐसे में नवीन परिस्थितियों के साथ अपना जब वो समन्वय स्थापित करता है तो उसे हम आत्मीकरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा तत्व है समंजन। समंजन का अर्थ है पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का आत्मीकरण करना। यानी जैसे ही वो अपनी विकास की प्रक्रिया शुरू करता है तो उसके पास कुछ अनुभव आते हैं। इन्हीं अनुभवों को आधार बना करके वो नवीन अनुभवों को यानी नवीन परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता चलता है, और ये प्रोसेस इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है, और इसी को हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आगे देखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं, और वो ये है कि संज्ञानात्मक विकास, इस शब्द को भी हम समझ लें, क्योंकि इसको समझे बगैर संज्ञानात्मक विकास थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास में दो शब्द हैं, एक है संज्ञान और दूसरा है विकास। और संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान से ही संज्ञानात्मक विकास शब्द बना है, जो कि मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। यानी अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के विकास की बात कर रहे हैं। यह मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, और इसमें जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं यानी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं ध्यान देना, याद करना, हाँ, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना करना, किसी भी समस्या का हल प्रस्तुत करना, सृजन करना और कल्पना करना। ये जो मानसिक गतिविधियां हैं यही आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चर्चा करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करना होगा। बालक जैसे जैसे अपने वातावरण के साथ समंजन और आत्मीकरण की प्रक्रिया को दोहराता चला जाता है तो हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास तेजी से बढ़ता चला जाता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बालक के विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में बांटा है। चलिए हम उन 4 अवस्थाओं की चर्चा कर लें। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। पहली अवस्था को हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, और इसका ड्यूरेशन 0 से 2 वर्ष है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसका ड्यूरेशन 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका ड्यूरेशन 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक संक्रिय अवस्था जिसका ड्यूरेशन 11 से 15 वर्ष है। सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है कि संवेदी यानी पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था का समय कितना है, तो 0 से 2 वर्ष। इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको चुनना होगा। या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था को क्या नाम दिया गया है, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया गया है। या इस तरीके से भी सवाल आ जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो विकास की प्रक्रिया है उसको कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 4 में बांटा गया है। तो ये जो स्लाइड है वो देखने में आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 से 15 वर्ष। यानी जो विकास का क्रम है वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था में विकास क्या है और किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहली अवस्था जो है वो है संवेदी पेशी अवस्था, यानी बालक जैसे ही, यहाँ 0 का मतलब है बालक के जन्म लेने का समय। जब से बालक जन्म लेता है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान उसकी जो ज्ञानेंद्रियां एवं वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से जो देखना, सुनना, स्पर्श करना, हाँ, वस्तुओं को मुंह में डालना एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का वो अनुभव करता है। नवजात शिशु वर्तमान में रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो कल्पना जगत में नहीं रहता।
जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर होता है वह उसके मन से भी बाहर होता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप बच्चे के सामने उस किसी खिलौने को छुपा दें जिससे वो खेल रहा है, तो छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अर्थात वह खिलौने को ढूंढेगा नहीं। वो खेल रहा था, जब तक वो खिलौना उसके सामने था तब तक वो उसे खेल रहा था, खिलौना हटा दिया, खिलौना चला गया। बच्चा मान लेता है कि खिलौना है ही नहीं। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते, यानी जो उसे आँख से दिख रहा है, जो वो कान से सुन रहा है, उसके अलावा उसके लिए और कोई सत्य नहीं है। यानी उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है, यानी वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। जब तक उसके सामने है वस्तु तब तक वो उसे स्वीकार कर रहा है, जैसे उसके सामने से चली गई वो उसके लिए नहीं है। तो पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे जो है तात्कालिक संवेदी पर अनुभवों से परे नहीं जाते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, यानी इस समय पर बच्चे अनुकरण द्वारा सीखेंगे। एक तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें एक तो वो अनुकरण जो अपने माता पिता को देख करके करते हैं, साथ ही प्रयत्न और भूल, ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो सीख कर ग्रहण करते हैं। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का सवाल देखा है कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा किस अवस्था में सीखा जाता है, तो ये संवेदी पेशी अवस्था है पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना किस अवस्था में होता है, तो ये संवेदी पेशी अवस्था में होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली अवस्था पर बढ़ लेते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए अंडरलाइन किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। तो आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हम दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं, और वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष का टाइम है। पियाजे साहब ने इस अवस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। पहली अवस्था का नाम है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम है अंतर्दर्शी अवधि। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष के समय जो ड्यूरेशन है उसकी है, और अंतर्दर्शी अवधि जो है वो 4 से 7 वर्ष की है। अगर हम प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व के संप्रत्य को सीखने की योग्यता उसे वस्तुओं को निरूपित करने के लिए मानसिक प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम बना देती है। इस अवस्था के अंत तक जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है उसे मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता बच्चा प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे पीछे कि अगर बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और वो उसके सामने से हटा दिया जाए, अगर हम संवेदी पेशी अवस्था की चर्चा कर रहे हैं तो बच्चा मान लेता है कि वस्तु है ही नहीं। लेकिन इस अवस्था में जब हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सुधार आता है, और बच्चा मानसिक रूप से, जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि मानसिक रूप से उस वस्तु को निरूपित करने की योग्यता अपने अंदर डेवलप कर लेता है। और इस अवस्था में बालक जो सीखने की जो उसकी प्रक्रिया है उसमें जो मुख्य रूप से है वो है अनुकरण और खेल। वो अनुकरण और खेल की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सर्वाधिक सीखने का काम करता है। अगर अंतर्दर्शी अवधि की बात करें, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी अवस्था है, 4 से 7 वर्ष की अवस्था है, इस अवधि में बच्चों का विकास थोड़ा तीव्र गति से हो रहा है, और लगभग 4 से 7 वर्ष की आयु के जब वे हो जाते हैं तो उनमें प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है, यानी वो तर्क करना शुरू कर देते हैं और वे अपने सभी ऐसे प्रश्नों को पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ रहे हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, हाँ, इस तरीके का सवाल वो पूछने लग जाते हैं। तो उनके मन में जो भी जिज्ञासा आ रही होती है उस जिज्ञासा का प्रश्न जानना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न बच्चों को ये जानने में सहायता करते हैं कि चीज़ें जिस रूप में हैं वो वैसी ही क्यों हैं। और पियाजे इसको कहता है अंतः प्रज्ञात्मक विचार की अवस्था। ये जो अवस्था जिसको हम बता रहे हैं वो कहलाती है अंतः प्रज्ञात्मक विचार की अवस्था। अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता अहकेंद्रवाद भी होती है। इसको भी आपको अहम केंद्रवाद की अवस्था है, अर्थात बच्चे दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते, यानी वे जीववाद में लिप्त होते हैं, है ना। तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो वो क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि वे निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करते हैं। जैसे यदि अगर सपोज करिए एक बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते एकदम से फिसल करके गिर जाए, तो वे जीववादी चिंतन करते हैं, और वो जीववादी चिंतन करते हुए कहते हैं कि सड़क ने चोट मार दी। क्या कहते हैं? सड़क ने उसको चोट पहुंचाई है।
तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है जीववाद, जीववाद की प्रोसेस कहलाती है। और हकेंद्रवाद क्या कह रहा है? हकेंद्रवाद कह रहा है कि बच्चे की दुनिया उसके अपने दृष्टिकोण से निर्धारित होती है, यानी उसका दृष्टिकोण क्या है? उसका दृष्टिकोण है जीववादी दृष्टिकोण, यानी उसको हर चीज में जीवन नजर आता है। अमूर्त वस्तुओं में या जो ऐसी आपकी वस्तुएं हैं जैसे कि मैंने कहा सड़क है, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं में भी उसे जीवन दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हकेंद्रवाद की प्रोसेस कहलाती है। दूसरी जो एक आपने यहाँ पर हमने विशेषता की चर्चा करनी है वो है केंद्रीकरण, कि बच्चों के अंदर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या है? देखिए, अहम केंद्रवाद और केंद्रीकरण में अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी घटना को समझने के लिए वो उस घटना या उस वस्तु की किसी एक क्वालिटी पर ही ध्यान देता है, इसी को हम केंद्रीकरण, यानी किसी एक जगह फोकस करेगा। वो ओवरऑल घटना के हर एक पक्ष पे चर्चा नहीं करता। वो क्या करता है, अगर कोई घटना उसको दिखाई दे रही है तो वो उसके किसी एक ही पक्ष पर घटना करता है, उसी एक ही पक्ष पर चर्चा करता है, ध्यान केंद्रित करता है, इसीलिए इसे केंद्रीकरण कहते हैं। उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करे, हाँ, और या उसके सामने हम एक चौड़ा गिलास रख दें, तो या तो वो किस में पीना पसंद करेगा? तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो आप भी यही कहेंगे कि वो बड़े गिलास में पीना पसंद करता है। हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे बड़े बड़े कप में, बड़े बड़े गिलास में पीना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल उसकी ऊंचाई देखता है, उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा आएगा। भले ही उतनी ही क्वांटिटी का एक चौड़ा ग्लास उसके सामने रख दिया जाए तो वो चौड़े ग्लास में नहीं पिएगा बल्कि ऊंचे ग्लास में पिएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा पानी आएगा। वजह क्या है? उसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वो उसकी ऊंचाई से कंसीडर करना शुरू कर देता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे वो देखिए जबसे आखिर में लिखी हुई है, वो ये कि जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है उसे बच्चा मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है ना, जो हमने देखा था कि संवेदी पेशी अवस्था में नहीं थी। चलिए अगली चर्चा कर लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का समय है। लगभग इसी समय पर बालक अपने हम कहते हैं कि विद्यालय जाना शुरू करता है 6 वर्ष की अवस्था में। आजकल तो 2-2.5 साल के बच्चे को ही विद्यालय भेज दिया जाता है, लेकिन जो उसकी पढ़ाई लिखाई का जो क्रम है वो मुख्य रूप से 6 वर्ष की आयु से ही शुरू होता है। तो ये एक ऐसी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है और लगभग ये 7 से 11 वर्ष की आयु का टाइम है, तब उसके जो अंतर्बोधपरक विचार यानी तार्किक विचार विस्थापित कर देते हैं। उसके जो मूर्त समस्याएं थी उसको वो अपने तार्किक विचारों से विस्थापित कर देता है। यह मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था है जो संक्रियाओं से बनती है। वे मानसिक क्रियाएं जो बच्चे को पूर्व में शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। मूर्त संक्रियाएं भी प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं होती हैं। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं इस बात की जो मैं आपसे कह रहा हूं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक परीक्षण शेयर करना चाहता हूं। एक सुप्रसिद्ध परीक्षण हुआ। उस परीक्षण में बच्चों के सामने चिकनी मिट्टी की 2 गेंदें प्रस्तुत की गई। प्रयोगकर्ता ने एक गेंद को बेल करके पतली पट्टी के रूप में बना दिया और दूसरी गेंद अपने मूल रूप में बनी रही। जब बच्चों से ये पूछा गया कि मिट्टी की मात्रा किसमें ज़्यादा है, तो बच्चों ने जो उसका उत्तर दिया वो उत्तर ये था कि दोनों में ही समान है। अगर यही सवाल अगर हमने इससे पहले की अवस्थाओं में पूछा होता तो उसका ये जवाब नहीं आता। यानी इससे पहले की अवस्था हमारी जो अवस्था थी वो थी कौन सी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अगर प्राक संक्रियात्मक अवस्था में आपने अगर बालक से पूछा होता तो वो किसी एक पक्ष की चर्चा करता, या तो उसकी चौड़ाई को देखता या उसकी गोलाई को देखता। तो निश्चित रूप से वो कहता है कि जो चौड़ी पट्टी है वो उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ इस अवस्था में जब हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं तब बच्चा ये बात बताने में सक्षम हो जाता है कि दोनों के अंदर मिट्टी की मात्रा समान है। ठीक, तो ये अंतर हम देखेंगे कि ये बच्चों के अंदर अंतर आ जाता है कि उसकी चीज़ों को जो देखने या समझने का तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, उसका चिंतन ज़्यादा लचीला हो जाता है, समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाता है, विकल्पों के बारे में सोचने लगता है। यानी उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो
जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके कंपैरिजन में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देनी है, वो ये कि यहाँ पर भी बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन में भी आपको अंतर समझना है। मूर्त चिंतन वो है जिसको वो अपनी आंखों से देख रहा है, किसी वस्तु को वो अपनी आंखों से देख रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है, समझ रहा है ना। तो उन जब चीज़ों के बारे में विचार करेगा तो हमें उनको कहते हैं मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन का मतलब है जिसको वो देख नहीं पा रहा है ना, जो सिर्फ कल्पना में है। ऐसी चीज़ों के बारे में अभी वो विचार नहीं कर सकता। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में इसी तरीके की समस्या उसके सामने रहती है कि अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको उदाहरण के द्वारा समझने का चाहें तो आप देखिए कि बीजगणितीय समीकरण को पूरा करने के लिए जो आवश्यक चरण होते हैं वो इस समय में 7 से 11 साल की उम्र में बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर हम पृथ्वी के अक्षांश देशांतर रेखाओं की कल्पना कराना चाहें तो उसकी समझ में नहीं आएगी, है ना। उसके लिए थोड़ा भी और उसको इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी उसके विकास की प्रक्रिया चल रही है। ठीक, तो अब हम अगली अवस्था की बात कर लेते हैं जो इस चरण की अंतिम है, वो है औपचारिक संक्रिय अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होती है। यहाँ आप लोगों के सामने कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मैंने 11 से 15 वर्ष लिखा है, बहुत सारी किताबों में आपको 11 से प्रौढ़ावस्था तक लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ हमने 11 से 15 वर्ष लिखा है और इसका आधार है NCERT की किताब। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड करके दी है ये NCERT की किताबों में दिया गया है और हम उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये एक विवाद का प्रश्न या एक समस्या का प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है कि औपचारिक संक्रिय अवस्था क्या है। 11 से 15 वर्ष का समय है। 11 से प्रौढ़ावस्था भी लिख करके आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, लेकिन NCERT की किताबों में ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था दी गई है। आप इसका रेफरेंस चेक कर सकते हैं। अगर हम औपचारिक संक्रिय अवस्था की बात करें तो किशोरों के विचार अधिक अमूर्त, तर्कपूर्ण और आदर्शवादी होते हैं। अपने तथा दूसरों के विचारों का एवं दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं वे इसका मूल्यांकन करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। किशोरों में तर्कना शक्ति विकसित हो जाती है और वे सामाजिक सजगता का एक नया स्तर प्राप्त कर लेते हैं। पियाजे का मानना है कि औपचारिक संक्रियात्मक विचार 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में ही उत्पन्न होते हैं और इस अवस्था के दौरान किशोरों का चिंतन वास्तविक मूर्त अनुभवों से आगे बढ़कर विस्तृत हो जाता है और वे अमूर्त चिंतन करने में या तर्कना करने में सक्षम हो जाते हैं। अमूर्त होने के अतिरिक्त किशोरों के विचार आदर्शवादी भी होते हैं। किशोर स्वयं तथा दूसरे की आदर्श विशेषताओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं और स्वयं की दूसरों से तुलना कर इन आदर्श मानकों के आधार पर करने लग जाते हैं। तो जो परिकल्पनात्मक चिंतन है या अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण है वो इस अवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे और यहीं पर अब हम इसको विराम देंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको ब्रूनर, एरिक एरिक्सन और कोहलबर्ग के जो विकास के सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम आपके साथ में वंशानुक्रम और वातावरण की चर्चा करेंगे। और जब ये हमारे 2 वीडियो और पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए इन चारों चैप्टर से, जिसके अब तक हमने चर्चा की, अभिवृद्धि एवं विकास की, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, कोहलबर्ग के सिद्धांत की, एरिक्सन के सिद्धांत की और ब्रूनर के सिद्धांत की, साथ में जो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण वाला चैप्टर होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस तरह से पूछे जाते हैं उसकी पूरे क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, अपना सहयोग देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको देखते रहिए और आपके सहयोग पर ही निर्भर करेगा हमारा उत्साह। आप जितना हमको सहयोग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक प्रोवाइड कराएंगे, हम उतना ही और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।